वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र में जो मैं पढ़ा रहा था आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो इसका पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 बाकी है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। तो ये वीडियो जो थंबनेल आपको दिख रहा है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया का, तो इसमें हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा करा था इस वीडियो में। लगभग सोशल चेंज जो होता है सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड बनने वाले सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर ली थी और कहा था कि सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन वाला जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 में मैं दूंगा। तो पार्ट 2 आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आज के पहले की वीडियो के माध्यम से हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, संरचना का अर्थ, संरचना में परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन, सब कुछ हमने समझा था। आप देखिए रेखीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया, माल्थस का जनसंख्यात्मक सिद्धांत और तमाम प्रकार के विकास, प्रगति, क्रांति, ये सब क्या होते हैं, सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, भूमंडलीकरण, स्थानीयकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक परिवर्तन के जननांकिकीय कारक, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, विकास के प्रकार, विकास, प्रगति, ठीक है, उद्विकास। तो इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था। अब आइए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो पर, इन सभी वीडियो पर मैं चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक ये सब हो गए हैं, संस्कृतिकरण हो गया, आधुनिकीकरण का मैंने करवा दिया था, पश्चिमीकरण भी आपका हो गया, धर्मनिरपेक्षीकरण भी पढ़ा दिया था, भूमंडलीकरण, स्थानीयकरण सब मैंने पढ़ा दिया था। और मैंने कहा था अगली वीडियो जो आएगी तो यहाँ तक मैंने सार्वभौमिकरण तक आपको पढ़ा दिया था। एक बार फिर से समझ लीजिए सार्वभौमिकरण क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण की अगर बात की है तो सार्वभौमिकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय और मिल्टन सिंगर महोदय ने किया था। सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में सबसे पहली बार प्रयोग सार्वभौमिकरण का इन्होंने किया था। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसे अधिक विस्तार देने के व्यापक अर्थ में किया था। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण की परिभाषा दी, कहा कि जब लघु परंपरा के तत्व जो होते हैं यानी देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार को एक छोटे से देश में या छोटे से क्षेत्र में मनाई जाती हैं, किसी देवी को किसी छोटे पैमाने पर माना जाता है, देवता को किसी क्षेत्र विशेष में, अब उन्हीं देवी देवता को पूरे के पूरे संसार के लोग जाने, तो ये प्रक्रिया जो होती है सार्वभौमिकरण कहलाती है। ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत होता है, उनका मूल स्वरूप परिवर्तित होता है और वो बृहद परंपरा से जुड़ते हैं, बृहद परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो और इसके अलावा इसकी एक विपरीत प्रक्रिया भी मैंने आपको बताई थी। सार्वभौमिकरण से पहले एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, स्थानीयकरण। तो स्थानीयकरण में क्या होता है, किसी भी बृहद परंपरा जो होती है वो लघु परंपरा में बदलती है, लेकिन जो लघु परंपरा जब बृहद परंपरा में बदलती है तो उस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन स्थानीयकरण में क्या होता है, स्थानीयकरण में क्या होता है, स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया है ये बृहद परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जब जुड़ जाते हैं तो वो होता है स्थानीयकरण। जबकि जब कोई लघु परंपरा किसी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती ही चली जाती है, अपना बृहद रूप धारण करती है, तो उस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहा जाता है। तो ये सब हो चुका था। अब हम लोगों को चर्चा करना था सामाजिक आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो अब हम विस्तार से चलेंगे सामाजिक आंदोलन के बारे में। आपकी परीक्षा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखे होंगे और आप लोगों के कहने पर ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आज सुबह, ठीक है। चूँकि आप लोगों ने एक प्रकार से इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा था। देखें, सामाजिक आंदोलन है क्या? सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। सामाजिक आंदोलन जो होता है यह प्रयास अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन के द्वारा जो परिवर्तन होता है ये बहुत कम समय के लिए भी परिवर्तन हो सकता है और बहुत लंबे समय में भी हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समन्वित व्यवहार होता है जिसमें वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित होते हैं। वांछनीय मतलब होता है पहले से जो हम चाह रहे होते हैं वो परिवर्तन निश्चित हो जाता है सामाजिक आंदोलन से। आंदोलन एक प्रकार से, कोई भी आंदोलन एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके कुछ लोग इकट्ठा होकर के या लगभग समूह के सभी लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन करते हैं और किसी विचारधारा का विरोध करते हैं और किसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, समन्वित रूप से एक व्यवहार बनाते हैं और उसी व्यवहार से क्या करते हैं, वांछनीय परिवर्तन समाज में लाते हैं। तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता होती है किसी भी समाज की। हर एक समाज में परिवर्तन का होना निश्चित ही है और परिवर्तन अगर समाज में नहीं हो रहा है तो समझिए समाज में कुछ गड़बड़ी है। तो
परिवर्तन एक विशेषता होती है, अनिवार्य विशेषता है जो न्यून अधिक यानी कम और ज़्यादा अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। किसी समाज में कम परिवर्तन देखने को मिलता है, किसी समाज में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो जैसा भैया जिस समाज का प्रकृति होगी वैसा ही परिवर्तन उस समाज में देखने को मिलेगा। तो सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है कि परिवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा, परिवर्तन किस दिशा में होगा, परिवर्तन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सामाजिक आंदोलन के द्वारा कहीं न कहीं पे निर्धारित होती हैं। सामाजिक आंदोलन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, ये बात आप जानते हैं। क्लियर? तो सामाजिक आंदोलन का एक प्रकार होता है, सामाजिक मतलब सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक परिवर्तन का एक आधार होता है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक प्रगति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक विकास, विकास, इन सभी से भी समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन से भी क्रांतियाँ आती हैं और क्रांतियों के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है समाज में। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है, सामूहिक मतलब सभी लोग मिल करके प्रयास करते हैं, और कैसा प्रयास, जिससे जीवन एक नई दिशा में या नई व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए या नई व्यवस्था निर्मित हो जाए उस प्रयास से, उस सामूहिक प्रयत्न से। तो एक ऐसा मतलब आंदोलन क्या होता है, एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है। ये बताया हर्बर्ट ब्लूमर ने। दूसरे विद्वान हैं टर्नर और किलन महोदय। उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन जो होता है वो हमेशा सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म देता है। मतलब जब भी कोई आंदोलन होगा तो ऐसा जान लीजिए कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। आप देखेंगे समाज में एक परिवर्तन होता है, 1857 में एक आंदोलन होता है, 1857 की क्रांति, और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आप देखिए समाज पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों पर, यहाँ तक कि आप देखेंगे धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। चूँकि समाज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका ठीक प्रभाव साहित्य पर दिखता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई आंदोलन होगा तो समाज के संरचना में परिवर्तन आप जान लीजिए हो रहा है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक आंदोलन एक प्रकार से क्या होता है, सामाजिक आंदोलन भैया, एक मिनट थोड़ा बढ़ गया क्या? हम्म तो टर्नर महोदय, किलन महोदय ने क्या कहा कि सामाजिक आंदोलन सदैव यानी हमेशा सामाजिक परिवर्तन को ही क्या देता है, जन्म देता है, अपितु उन परिवर्तनों मतलब जन्म नहीं देता मतलब हमेशा, अपितु उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप परिवर्तन करते हैं तो हमेशा परिवर्तन तो होता ही, परिवर्तन होगा। अब चाहे परिवर्तन का विरोध हो, परिवर्तन रोकने के लिए आंदोलन किया जा रहा हो, चाहे परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किया जा रहा हो, दोनों स्थितियों में परिवर्तन होता है मतलब समाज में। ठीक है, कुछ ना कुछ। और आप देखेंगे कि समाज के परिवर्तन को रोकने के लिए भी कभी कभी सामाजिक आंदोलन हुए हैं। और जैसे कि आप देखते हैं परिवर्तन को रोकने के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन मिलेंगे। ठीक है, जो कि परिवर्तन को रोकने वाले हैं, और परिवर्तन करने वाले भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं। तो समाज के लिए एक प्रकार से आवश्यक नहीं है, मतलब जो परिवर्तनों का विरोध भी करता है, जो समाज के लिए आवश्यक नहीं होता है, अगर परिवर्तन हो रहा है उसका कोई विरोध करता है तो ऐसा आंदोलन समाज के लिए आवश्यक नहीं होता है। समाज के लिए वही आंदोलन आवश्यक होता है जो समाज में परिवर्तन करने के पक्षधर में होता है समय के हिसाब से। इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा तथा अवांछनीय परिवर्तन का विरोध किया जाता है। यानी कि जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते हैं उनका आप विरोध करते हैं, और जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं तो उसका जब आप एक प्रकार से उसका समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो जिसको नहीं चाहते हैं उसका विरोध हो ही जाएगा। तो ये होता है आपका सामाजिक आंदोलन। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। कोई समाज में परिवर्तन करना, जैसे मान लेते विवाह का नियम कोई गड़बड़ हो गया, विवाह में दिक्कतें आईं। अभी आप देखेंगे मुस्लिम की शादी में या मुस्लिमों की शादी में डीजे बजना, मतलब डीजे बजता था, खूब धूम धड़ाके से डीजे बजता था। दिन में शादी होती थी और डीजे बजता था। अब क्या हुआ कि भाई मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जो मौलवी वगैरह थे, उन लोगों ने मीटिंग करी, कहा कि नहीं भाई अब डीजे नहीं बजेगा। तो अब डीजे उनके शादियों में क्या कर दिया गया है, धार्मिक तरीके से बैन कर दिया गया है। लेकिन कानूनी रूप से वो डीजे बजा सकते हैं, मतलब कि वो कानूनी रूप से डीजे बजा सकते हैं। उनको पुलिस नहीं रोकेगी। अगर वो मतलब डीजे बजाएंगे तो पुलिस रोकेगी नहीं। उनके धर्म के जो गुरु होंगे यानी जो मौलवी होंगे जो शादी विवाह करवाएंगे वही लोग मना करेंगे कि भाई हम आपके यहाँ शादी नहीं करवाएंगे। कुछ ऐसा नियम वगैरह लगा सकते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, अब इसका कुछ लोग डीजे का विरोध करते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं सारे मतलब कि सभी लोग क्या करते हैं, जाएंगे जो थोड़ा सा वृद्ध आतुर लोग होते हैं तो वो लोग कहते हैं यार 10,000 रुपये आप लेके निकल जी डीजे वाला जुड़ते बजाए के। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये भी एक परिवर्तन आजकल के अब
वृद्ध लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो परिवर्तन नया-नया हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो परिवर्तन चाह रहे हैं। अब इसी प्रकार के पीढ़ी संघर्ष भी हो जाता है, अंतर पीढ़ी संघर्ष इसको कहते हैं, 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, ठीक है? तो अंतर पीढ़ी संघर्ष भी उत्पन्न हो रहा है कि भाई जब वृद्ध और युवा 2 वर्ग के बीच में जब आंदोलन होता है, मतलब वो होता है, संघर्ष होता है किसी विचार को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो वही अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतर पीढ़ी संघर्ष, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है या फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है? आगे देखिए, तो ये आपका होता है क्या, सामाजिक आंदोलन का प्रकार, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब सामाजिक आंदोलन में क्या होता है, यही होता है कि भाई जो चीज़ आप चाहते हैं उसका परिवर्तन करने के लिए आप सभी लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन करवाते हैं, क्लियर? तो ये होता है आपका आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, जिससे समाज में परिवर्तन भी होता है और सामाजिक परिवर्तन का विरोध भी होता है। तो सामाजिक परिवर्तन, जैसे डीजे बज रहा है, पहले मुसलमानों की शादी में डीजे नहीं बजता था, अब बज रहा है, फिर इसका विरोध भी हुआ तो कुछ लोगों ने बंद भी कर दिया, कुछ लोग बजा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, तो ये भी आंदोलन ही होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार होते हैं? सामाजिक आंदोलन जो शोषण अथवा अन्याय के विरुद्ध अथवा किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो जब आंदोलन किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है, तो वो आंदोलन 2 प्रकार का होता है समाज में। पहला आंदोलन होता है प्रथम सामान्य सामाजिक आंदोलन होता है, और द्वितीय विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। तो एक सामान्य सामाजिक आंदोलन और एक विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। विशिष्ट सामाजिक आंदोलन को 2 भागों में दोबारा बांटते हैं, एक प्रथम क्रांतिकारी और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, और दूसरा होता है सुधार आंदोलन। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी आंदोलन होता है, धार्मिक आंदोलन और शोभनाचार आंदोलन, ठीक है? धार्मिक आंदोलन जैसे कि धर्म में कोई परिवर्तन हो, शोभनाचार जो आपको ज़्यादा एक प्रकार से लोकाचार वगैरह में लोक चीज़ों में परिवर्तन हो, जो आपको अच्छा लगे या आप चाहते हैं जैसा परिवर्तन। तो ये तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो एक सामान्य परिवर्तन कुछ होते हैं, कुछ एक विशिष्ट परिवर्तन होते हैं कि भाई वो परिवर्तन मतलब कि एक बैग आ गए, एक बैग परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन की आशा किसी ने नहीं करी थी, तो ये परिवर्तन। एक होते क्रांतिकारी परिवर्तन की एक बैग समाज का लोग इकट्ठा हुए और क्रांति आ गई और परिवर्तन हो गया, तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है सुधारवादी आंदोलन, किसी धर्म में कोई दिक्कत आ गई तो उस धर्म की दिक्कतों को खत्म करना। जैसे हिंदू धर्म में बुराइयां थी, सती प्रथा की, बाल विवाह की, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, तो उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर किया गया, तो सुधार आंदोलन था। मुस्लिमों में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जो है पर्दा वाली समस्या जो है वो, इसके अलावा पर्दा के अलावा आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार की समस्याएं जो आजकल मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं ट्रिपल तलाक वाली समस्या, तो ये सब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, क्लियर? आगे देखिएगा, अब सामाजिक सुधार आंदोलन क्या होता है इसको समझें। सामाजिक सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन का वह प्रकार होता है जो सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसके दोषों के निराकरण का प्रयास करता है। जो भी दोष होते हैं समाज में या धर्म में, उसको खत्म करता है। सामाजिक सुधार आंदोलन वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण एक नए सामाजिक संगठन का निर्माण, नए मूल्यों के प्रति झुकाव तथा उचित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है इसके द्वारा। सुधार आंदोलन को लोग आदर के साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसे आदर्श प्रारूप देने का प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है, नहीं ना ना ना, आपकी चीज़ों को मानते हुए उसमें संशोधन करके उसको और अच्छा इफेक्टिव किया जा रहा है, ताकि और लंबे समय तक आपके धर्म की मान्यताएं बरकरार रहें, या आपका सामाजिक जो नियम है या रूल और एंड रेगुलेशन है आपकी सोसाइटी का, वो बना रहे और वो आदर्श रूप में लोग मानते रहें, और वो चीज़ें, ठीक है। वर्तमान सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रकार के कार्य में सहायक सिद्ध होती हैं, जैसे कि आजकल स्कूल या विद्यालय आप जो हैं उसमें भी परिवर्तन बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है, तो इससे वो सीखते हैं। मंदिर, प्रेस, क्लब, सरकार आदि के माध्यम से सुधार आंदोलन को बल मिलता है। सुधार आंदोलन की यह विशेषता है कि वह जन्मजत मतलब कि जनमत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इसी दृष्टि से कुछ एकाध लोग ही रह जाते हैं जो कि इसके विरोध में आते हैं। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक प्रकार से हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करा जाए, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को भगाया जाए, ताकि जो है अच्छाइयाँ हमारे जो है आसपास रहें और वातावरण जो है पॉजिटिव बने। तो ऐसा सभी लोग सोचते हैं। सुधार आंदोलन का क्या उद्देश्य है? सुधार आंदोलन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किए जाते हैं।
प्रारंभिक सामाजिक समस्याएं जिनको केंद्र में मान करके सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं। जब समाज में कोई समस्या उत्पन्न होती है, उन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सुधारवादी आंदोलन प्रायः चलाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे बाल विवाह पहले होता था बचपन में, तो उस वो खत्म किया गया। विधवा विवाह का नियम नहीं था तो उसको करवाया गया कि भाई विधवा भी विवाह कर सकती है। दहेज को लेकर के दहेज निरोधक कानून बनाया गया। बहुपत्नी विवाह होता था कि भाई एक लोग जो है, जैसे मुस्लिमों में क्या होता था कि भाई एक व्यक्ति कई शादियां करता था, इससे जो है स्त्रियों की दशा दयनीय हो जाती थी। तो इसको भी खत्म करने का ही प्रयास, ट्रिपल तलाक वगैरह खत्म करने का प्रयास, विवाह विच्छेद यानी तलाक वाली जो व्यवस्था थी, विवाह विच्छेद का माने होता है तलाक, हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं, अंग्रेजी में मतलब उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको अंग्रेजी में, अरे बड़ा सरल शब्द है, कई बार आप उसको तो प्रचलन में होता है, विवाह विच्छेद यानी जिसको आप तलाक बोलते हैं उर्दू में, मतलब जो है, तो मुसलमान लोगों में तलाक करते कहा जाता है उसको, हिंदुओं में उसको विवाह विच्छेद कहते हैं। विवाह विच्छेद की समस्या भारत में नहीं, मतलब इसमें हिंदुओं में नहीं थी, लेकिन ये आ गई कब से, 1954 ईस्वी से, ठीक है, 1954-55 ईस्वी में विशेष विवाह अधिनियम आया और उसी में इस बात को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो विवाह विच्छेद भी एक समस्या। अंतर्जातीय विवाह की समस्या, नारी शिक्षा की कमी हो रही है, नारी की स्थिति, अस्पृश्यता, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये तमाम प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सुधारवादी आंदोलन लगातार चलाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी चीजें। आगे देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति क्या होती भैया? सामाजिक क्रांति से तात्पर्य, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो किसी को कि भाई ये सर जी विधवा विवाह को लेकर के बोले हैं, या दहेज को लेकर के बोल दिए हैं, बहुपत्नी विवाह पर बोल दिए हैं, ट्रिपल तलाक पर बोल दिए हैं, विवाह विच्छेद पर बोल दिए हैं, अंतर्जातीय विवाह पर बोल दिए हैं, तो ये इसको लेकर के आप मनमुटाव या गुस्सा मत करिएगा, डिसलाइक मत मार के चले जाइएगा, क्योंकि ये मेरे कोई वक्तव्य नहीं है। देखिए भाई, जो बुराइयां होगी वो बुराई है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है। अब उसमें हमारे आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग अलग है, कि आप उसी चीज़ को दूसरे तरीके सोचते हैं, हम दूसरे तरीके सोचते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा दूसरे तरीके सोचेगा। सोचने का बस हेर फेर है, ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। एक भाषा में अगर समझो, दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ सही नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, समझें। लेकिन समझने का नजरिया, किसी स्थान पर कुछ सही है, किसी स्थान पर वही चीज़ गलत हो जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो कब क्या सही है, कब क्या गलत है, इसका निर्धारण कौन करती है? संस्थाएं करती हैं, जो आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, और जो आपका कानून है वो निर्धारित करता है। तो इस पर मेरी कोई उद्देश्य नहीं। सुधारवादी आंदोलन जो होते हैं यही होते हैं कि जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, उनको खत्म किया जाए, और उनको खत्म करते करते उनकी जो धार्मिक विशेषताएं हैं उनका हनन ना किया जाए। धार्मिक विशेषताओं को मानते हुए उसको बढ़िया तरीके से सूटेबल बनाया जाए, ताकि लोग उसको आने वाली पीढ़ी और अच्छे से अपना पाए। लेकिन जब कोई धर्म जो होता है उसमें जटिलता ज़्यादा हो जाती है, तो उस धर्म को लोग छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में क्या हुआ, इतना ज़्यादा जटिलता हो गई कि लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों बना, इसलिए बना चूंकि अत्याचार हुआ। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, इन सभी में लोगों ने कुछ ना कुछ अत्याचार किया, शूद्र वर्ग पर अत्याचार हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म बना। ऐसे ही नहीं बनता कोई धर्म। जब प्रताड़ित किया जाता है, फर्जी नियम कायदे लागू किए जाते हैं, फर्जी नियम बनाए जाते हैं, नियम को थोपा जाता है किसी पर जबरदस्ती, तो फिर क्या होता है, दूसरा कोई संगठन बनता है, दूसरा नियम बनता है। घर में आप किसी पर ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो घर में बांट होता है, झगड़ा होती है। तो ये ऐसे समझिए, आपके घर में एक हिसाब से समझ लीजिए। तो कोई भी नियम होगा, अगर संगठन होगा, वो कब तक सक्सेस रहेगा, जब तक उसके नियम थोड़ा सरल होंगे, सभी के योग्य होंगे, सभी को उससे लगेगा कि भाई अपना है। जब उन्हीं को अपने ही संगठन से खतरा महसूस होगा तो दूसरा संगठन ज्वाइन कर लेंगे वो। समझ रहे हो ना चीज़ों को? तो इसीलिए संगठन को जितना लंबा या धर्म को लंबा चलाना है, तो उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। अब उन्हीं पर एकदम से डटे नहीं रहना होगा कि नहीं बाल विवाह होता था, होगा बाल विवाह, 12 साल पे हम शादी करेंगे। कैसे करोगे शादी? पुलिस उठा करके अंदर कर देगी, कहाँ से करोगे भैया? तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो यही सुधारवादी आंदोलन होते हैं। समझाता इसीलिए हूं ताकि आप लिख पाएं। आगे देखें, सामाजिक क्रांति क्या होती है। सोशल जो एक प्रकार से एवोल्यूशन होता है, या क्रांति को क्या बोलते हैं, जो भी बोले,
विकास बोलते हैं एवोल्यूशन को। तो सामाजिक क्रांति से तात्पर्य परंपरा से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में उस मूलभूत परिवर्तन से होता है जिसके लिए समाज जागरूक नहीं रहता है। समाज को पता नहीं होता कि भाई कुछ क्रांति होने वाली है। यह परिवर्तन भी इस प्रकार का होता है जिसमें सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का बिना ख्याल किए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसमें सामाजिक क्रांति में देखिए सुधार आंदोलनों में आपके मूल्यों को, आपकी मान्यताओं को ध्यान में रख करके परिवर्तन किया जाता है। लेकिन जब क्रांति आती है समाज में, तो क्रांति जो होती है वो बिना मान्यताओं के, बिना मूल्यों के, आपके सामाजिक मान्यताएं मूल्य क्या हैं उसको ध्यान नहीं करती हैं। डायरेक्ट परिवर्तन होता है। क्रांति के फलस्वरूप सरकार के रूप में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि समाज में एकता की कमी हो जाती है, सामाजिक अस्त व्यस्तता में वृद्धि हो जाती है। तो जब भी समाज में क्रांति होती है तो क्रांति या तो सरकार के खिलाफ होती है, या सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनके खिलाफ होती है, या फिर धर्म के खिलाफ होती है। ठीक है। हापर महोदय ने लिखा कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र सामाजिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंध रखने वाली राजनीतिक कड़ियां टूट जाती हैं। सरकार अस्थायी रूप नहीं रह पाता और ना ही कार्यशील सत्ता के रूप में कार्य करती है। समाज की आधारभूत एकता समाप्त हो जाती है। सामाजिक तथा नैतिक नियम अदृश्य होने लगते हैं। सामाजिक संरचना को अस्थायी रखने वाली अनौपचारिक मान्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। और यह क्रांति खास करके आपको मैं बताऊं तो यह क्रांति महान होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख संस्थाओं जैसे कि राज्य, धर्म, परिवार, शिक्षा, इसमें मूलभूत परिवर्तन हो जाता है और ये पूर्ववत काम नहीं कर पाते। जैसे धर्म जैसा पहले था वैसा नहीं रह जाता, राज्य जैसा पहले था वैसा नहीं रहता, उसमें मूलचूल परिवर्तन हो जाता है। उसकी मान्यताओं में, विचारों में, ठीक है, उन सभी में परिवर्तन आमूलचूल तरीके से यानी बढ़िया तरीके से परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो क्रांति आपके मूल्यों को, आपके मान्यताओं को, आपकी परंपराओं को ध्यान में न रखते हुए डायरेक्ट परिवर्तन होता है। क्लियर, समझ में आ गई चीजें। एक बैक परिवर्तन आता है। 38 नंबर प्रश्न, विद्रोह। विद्रोह क्या होता है? तो किसी भी ऐसे आदेश अथवा कानून जिसे समाज के लोग अपने हित में नहीं पाते हैं, कि भाई ये कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया है या जो समाज के लोगों ने जो नियम बनाए हैं वो हम लोगों के हित में नहीं है। तो जब वो ऐसा पाते हैं, जो जनता होती है देश की, तो इससे वे क्या करते हैं, इससे अपनी असहमति प्रकट करते हैं इस कानून से, जिसे विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए बनी। अभी आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री में 4 साल के लिए किया गया, अभी कानून बनाया गया, तो इस कानून का बड़े घोर तरीके से बच्चों ने विरोध किया। 4 साल कौन भाई काम करेगा, 4 साल में आप रिटायरमेंट दे दोगे, तो भाई बच्चा मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, वो 4 साल में घर पे आकर के बैठेगा। तो इसका विरोध करा, सरकार का विरोध हुआ। इस श्रेणी में आता है। इसके अलावा तीनों कृषि कानून जो बने हैं, तीनों कृषि कानूनों का विरोध हुआ, किसान संगठन ने खूब विरोध किया, आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब आपके विद्रोह हो जाते हैं। तो जब कभी भी नए शासकीय आदेश पारित होते हैं तो उस समय समाज के एक वर्ग को लगता है कि इससे उनकी परंपरागत सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो रुक जाती है, बाधित होगी, और इसीलिए प्रतिकार स्वरूप में इसका विरोध करते हैं, इस कानून का, जिसे विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। विद्रोह शांतिपूर्ण, सामूहिक और अहिंसक तथा हिंसक किसी भी प्रकार का हो सकता है। विद्रोह शांतिपूर्ण भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है और हिंसक भी हो सकता है। विद्रोह आमतौर पर दमनकारी शक्ति से बचने तथा व्यवस्था में कुछ सहूलियत प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्रोह इसलिए किया था ताकि क्या हो, विद्रोही उस शक्ति को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं जिन्होंने उनके हित पर कुठाराघात किया है, यानी उनके हित को खत्म किया है। इसीलिए वो लोग उनके चीज़ों को, यानी उनकी शक्ति को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। विद्रोह का लक्ष्य होता है प्रतिरोध, जबकि विद्रोह के कारण से क्रांतियाँ भी अवतरित हो जाती हैं कभी कभी। तो विद्रोह के कारण से क्या होता है, जब विद्रोह बड़ा रूप धारण करता है तो एक क्रांति का रूप आ जाता है। क्लियर, जब उसी विद्रोह में सभी लोग शामिल होकर के एक बैग आते हैं, कई संगठन सामने आ जाते हैं, तो फिर वही क्रांति बन जाती है। क्लियर, आगे देखिए। तो विद्रोह आपके समझ में आ गया होगा। जैसे अभी विद्रोह हमारे यहाँ गोंडा के कुछ लोग कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे, और गोंडा विश्वविद्यालय को लेकर के, तो उन्होंने एक प्रकार से कई सारे हमारे बच्चों ने हमारे पास एसएमएस भी किया कि सर जी ये गोंडा में विश्वविद्यालय। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ आप लोग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। किसी भी हर एक, मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय होगा, बहुत ज़बरदस्त क्रांति, मतलब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हर एक ज़िले में कम से कम एक विश्वविद्यालय अगर होगा तो ये जितने भी प्राइवेट माफिया हैं इन सभी को फिर दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये आप ध्यान रखें कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है तो भाई यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी जब तक नहीं होती तो बच्चों का कैंपस का मज़ा नहीं आता और पढ़ने का एक नज़रिया बदल जाता है। और वैसे पढ़ते रहो यार, बीए कर लिया, आपको किसी ने कोई मेडल दिया,
अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपने टॉप के चाहे बीए कर रहे हो चाहे कुछ, उसमें कोई छोटा बड़ा कोर्स नहीं होता। आप आईआईटी करो चाहे आप एमए करो, चाहे आप एमएससी करो, सब बात एक ही है, सब बराबर हो लगभग में, ठीक है? समझ रहे हैं ना? और कैंपस का रहने का अलग रुतबा है, हॉस्टल में रहने का, तो वो माहौल ही एक अलग क्रिएट हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनरुद्धार आंदोलन क्या होता है? पुनरुद्धार का मतलब होता है, मतलब कि कोई संस्था आगे बढ़ी या कोई सुधार हुआ, सुधार फिर ठप हो गया, फिर से उसमें सुधार करके उसको अच्छे तरीके से, या कोई नियम था वो नियम बैठने लगा है तो उस नियम को फिर से दोबारा जागृत करना। एक ऐसे विश्वास को पुनर्जीवित करने का प्रयास होता है पुनरुद्धार आंदोलन, जो सुस्त और बार बार अवतरित हो रहा है। प्रोटेस्टेंट समुदाय ने इस तरह के आंदोलनों को पुनरुद्धार आंदोलन कहा है। पुनरुद्धार आंदोलन विशिष्ट शिक्षाओं के पालन के बजाय व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अधिक अस्तित्व परक हो और अधिक भावुक धर्मपरायणता प्रतिबद्ध प्रदर्शनकारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये बौद्धिक प्रवृत्ति के धर्म का विरोध करके रोमांटिक आंदोलन के समान वे भावना पर जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर के पुनरुद्धार आंदोलन यही होता है। ये एक खास करके विदेशी मतलब विदेश से रिलेटेड है। ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंट नीति आई थी, प्रोटेस्टेंट जो एक प्रकार से नियम बने थे कैथोलिक धर्म के विरोध में, तो वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक चर्च के विरोध में नियम बनाए गए थे, तो वही एक प्रकार से पुनरुद्धार आंदोलन वो लोग बताते हैं। हालांकि पुनरुद्धार आंदोलन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई कोई नियम कायदा चल रहा है, समाज में आ रहा है, तो उस नियम में कोई बुराई आ गई है, तो उस बुराई को खत्म करके उस नियम को और अच्छे तरीके से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर देना, वो होता है पुनरुद्धार आंदोलन। कोई नियम है वो नहीं चल रहा है, वो नियम, या कोई धर्म है, धर्म एक प्रकार से धर्म के लोग इसे पुनरुद्धार अगर बोले, तो मैं तुलसीदास पुनरुद्धार किया उन्होंने एक प्रकार से धर्म का, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म जो था कई भागों में बट गया था, जैसे शैव वैष्णव शाक्त ये सब बट चुके थे। तो तुलसीदास जी आकर के सभी को इकट्ठा करते हैं, सभी में ज्ञान का संचार करते हैं, तो एक धर्म को एक नई दिशा, एक नई ज्योति, एक उद्धार टाइप का, एक दोबारा से उसका जन्म पुनर्जन्म हो जाता है, तो ये होता है पुनरुद्धार आंदोलन। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है, राज विद्रोह क्या होता है? तो जन समुदाय के द्वारा सरकार के लोकतांत्रिक कार्यों के विरुद्ध किया गया व्यवहार राज विद्रोह कहलाता है। तो जन समुदाय को ये तमाम प्रकार की जनता वो मिल करके क्या करे, सरकार के जो एक प्रकार से कार्य हैं, सरकार के लोकतांत्रिक कार्यों के विरुद्ध में सरकार जो काम कर रही है, उसी कार्य के विरोध में वो कार्य नहीं पसंद आए जनता को, सभी जनता मिल करके सरकार का विद्रोह करे, तो वो होता है राजद्रोह। ठीक है। उदाहरण के स्वरूप में अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव हारने के बाद भी उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें ही विजयी घोषित करने का दावा, मतलब दबाव डाला गया, और इस परिभाषा के अंतर्गत उसको आप रख सकते हैं राज विद्रोह। मतलब कि क्या हो कि आप राज्य अवज्ञा कर रहे हैं, जो एक प्रकार से कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, या ऐसे बोले कि पूरी जब जनता क्या करने लगी, संविधान के में जो बातें लिखी हैं उसका भी विरोध करने लगी, संविधान के खिलाफ चली जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चली जाए, तो वो होता है आपका राजविद्रोह या राजद्रोह। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रति आंदोलन क्या है? प्रति आंदोलन की बात की जाए तो इसका अर्थ है किसी भी सामाजिक आंदोलन के विरोध में एक नया आंदोलन प्रारंभ करना। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के विरोध में एक दूसरा आंदोलन आप भी चला दें। ठीक है। तो प्रति आंदोलन प्रत्येक आंदोलन का भाग मतलब कि का भाग रहा है, और प्रत्येक प्रतिवाद संसाधनों के लिए प्रतियोगिता भी कर रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक हो, या अन्य लोगों पर अपने सिद्धांतों को लागू करना हो। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आंदोलन वर्तमान में हो या मतलब वर्तमान में या भविष्य में जो सामने आएगा, एक और समूह है जो उसको अस्वीकार करेगा और उसका प्रतिवाद करेगा। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग अभी बैठ जाएं मोदी जी की विरोध में कि भाई मोदी जी जो कानून बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग बैठ जाएं मोदी जी के विरोध में, तो ये आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम 10,000 की संख्या में आदमी बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं किसी कानून का। अब क्या हो, उसी कानून का समर्थन करने के लिए क्या लोग बैठ जाएं, वो लोग भी 10-20 हज़ार आदमी आकर के बैठ जाएं कोई, और कानून का समर्थन करें। ये विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं 10-12 हज़ार लोग, 10-12 हज़ार लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसी जो 10-12 हज़ार, जैसे ये पहले बैठे विरोध करने, तो ये लोग समर्थन में आ गए। अब ये जो समर्थन में आए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये प्रति आंदोलन कर रहे हैं। किसका? जो आंदोलन चल रहा है इसका प्रति आंदोलन है। ठीक है भाई, तुम आंदोलन कर ले हो, एक प्रकार से विरोध कर रहे हो, और मैं समर्थन का आंदोलन कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपके विचारों का विरोध कर रहा हूँ, आप हमारे विचारों का, मतलब कि आप सरकार के विचारों का विरोध कर रहे हैं, सरकार के कानून का विरोध कर रहे हैं, हम आपके जो आप कर रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका प्रति आंदोलन। आगे देखें, कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन जैसे कि जो कृषि से रिलेटेड होता है, कृषि माने समझ रहे हैं ना, खेती।
ठीक है? तो खेती में जो आंदोलन हुए हैं, खेती इससे मतलब बढ़ी है। आप देखते हैं हरित क्रांतियाँ हुई तमाम प्रकार की, तो उससे क्या हो रहा है, तमाम प्रकार के आंदोलन हुए। अंग्रेज़ों के द्वारा तमाम प्रकार की जो है कर लगाए गए थे, उसको लेकर के तमाम आंदोलन हुए हैं। तो वही सब है कृषक आंदोलन, कृषि से रिलेटेड आंदोलन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए जाने के कारण से क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमज़ोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों यानी कि कर ज़्यादा देना पड़ता था, लगान देनी पड़ती थी। जमींदार क्षेत्रों में बेगार प्रथा की कठोरता थी, लोग बेगारी में ही काम करते थे, जमींदारों के यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। अनेक नियम विरुद्ध बेदखली से परेशान होने लगे और इसके कारण से कृषक आंदोलन सक्रिय होता गया। किसान महाजनों से बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए विवश होते गए और लगातार समय बीतता गया। कालांतर में इसका प्रभाव ये पड़ा, किसानों की बड़ी संख्या मतलब कि किसानों की बढ़ी हुई गरीबी के रूप में एक प्रकार से समस्या सामने आई। किसानों का कर्जा जो है बहुत ज़्यादा हो गया। प्रारंभिक कृषक आंदोलन में नील आंदोलन जो हुआ बंगाल में 1859 से 1860 ईस्वी में, वो एक प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा। 20वीं शताब्दी का कृषक आंदोलन 19वीं सदी के कृषक आंदोलन की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी और संगठित और सफल था। तो ये थे कृषक आंदोलन। और अभी देखें किसान आंदोलन हुआ था मोदी जी के जो कानून लाया था उसके विरोध में, तो ये भी कृषक आंदोलन ही बोला जाएगा। आगे देखिए श्रमिक आंदोलन, जब क्या होता है कोई फैक्ट्री है उसमें काम कर रहे लोग जो होते हैं, कारखाना है कोई, तो उसमें काम कर रहे जो मजदूर होते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, तमाम प्रकार के चीज़ों के लिए वो विरोध करते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका श्रमिक आंदोलन कि भाई मजदूर लोग, जिससे आपने मूवी देखी होगी मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी मूवी, तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर मूवी में यही वो मजदूर संघ के अध्यक्ष होते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, और वो विरोध करते हैं। अनिल कपूर की भी 2-3 मूवी में ऐसा आपको दिखाया गया है। तो श्रमिक आंदोलन क्या होता है, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन करना, मतलब पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार करने के लिए, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था करने के लिए, तालाबंदी का विरोध, आवश्यकता के अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि। श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए कारखाने के अंदर और कारखाने के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रमिक आंदोलन के लिए वो बाध्य हो जाते हैं जो मजदूर लोग होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा किसान मतलब जो एक प्रकार से श्रमिक लोग थे वो बेचारे फंस गए थे टनल में। आपने देखा बड़ी दुखद घटना थी, ये तो कहो चलो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, भगवान ने एक प्रकार से मदद किया, निकल गए बेचारे। नहीं सोचिए आप देखें गुफा में या अंदर जा कर के कहीं पर फँस जाना, फिर आपको पता ही नहीं चले कि मैं फँसा हूँ, मुझे कोई अभी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, तो बड़े टेंशन में आप होंगे। वैसे ही प्राण निकलने के लिए होगा कि भाई कोई आएगा बचाने कि नहीं आएगा, वैसे टेंशन में आप मर जाओगे। ढूँढ पाएँगे कि नहीं ढूँढ पाएँगे, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे ही आप मर जाओगे अंदर। आप देखें अभी वो जो टूटा था, ऐसे ही मूवी अभी आप लोगों ने एक देखी होगी, ठीक है, मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार की मूवी, तो उसमें भी आप देखें, उसमें फँसे रहते हैं मज़दूर। मूवी देखें, बड़ी धाकड़ मूवी है। उसमें एक मतलब आप दिखाया जाता है किस तरीके से आपको अगर कहीं फँस जाएँ ऐसी स्थिति में तो करना क्या चाहिए, ठीक है? तो श्रमिक आंदोलन इसीलिए होता है क्योंकि श्रमिक लोग अपनी जान पर खेल करके मेहनत करते हैं दिन-रात। अब देखिए वो मेहनत किसके लिए करते हैं? ज़रूरी नहीं कि केवल एक मिलिट्री मैन ही मेहनत करता है बॉर्डर पर खड़ा होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके। एक मज़दूर जो होता है, वो भी अपनी खेतों में काम करके भी बहुत मेहनत करता है। दिन-रात जो है, वो पानी, बारिश, घाम-छाँव कुछ नहीं देखता है और दिन-रात भिड़ा रहता है। तो फिर वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो सभी को एक प्रकार से सभी सरकार को हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई क्या दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतों को सुनना चाहिए। क्योंकि जो पैसे वाले अमीर लोग हैं, उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद की जाए। अगर वो मज़दूरी कर रहे हैं, मेहनत करें, तो उनकी मेहनत के बदले में थोड़ा और पैसा दे दिया जाए। क्या उनको दिक्कत हो जाएगी? इतना करोड़ों में कमा करके कहाँ ले जाएँगे, उसको रखेंगे? तो यही सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं लोग फर्जी में जा कर के। अरे अपने श्रमिकों को तो अच्छा खुशी रखो ताकि वो काम करें, मेहनत करें। जी जान पर की बाजी लगा करके वो घर से काम पे निकलते हैं जा कर के, खानों में, कारखानों में कोयला-वोयला निकालने वाले जो होते हैं मज़दूर। आप देखिए पूरा ज़िंदगी दाँव पर लगा करके निकलते हैं कि बहिनी अब हम आज जाई थे काम करे, अब सुबेरे तक आइबे या ना आइब कौन पता के का। अपने बहन से, अपनी माता से, अपने पिता से बता करके जाते हैं कि भैया जा रहा हूँ अब। सोचो, आपसे कोई कहे जाने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे, लेकिन कब जाओगे? जब मजबूरी होगी, पैसा नहीं रहेगा तो जाना ही पड़ेगा भाई। पैसा क्या ना करवाएगा, बहुत सब सब कुछ करवा देगा। आगे देखें।
दलित से आपका क्या तात्पर्य है? दलित कौन होते हैं भाई? दलित की अगर बात की जाए तो जो अस्पृश्य जातियाँ होती थी पहले, अस्पृश्य का मतलब जैसे कि जो हरिजन जो जाति होती है या जो जैसे कि चमड़े का काम जो करते थे, उनको छुआ-छूत से पहले एक प्रकार छुआ-छूत जैसी व्यवस्था थी कि भाई उनको लोग नहीं छूते थे। यहाँ तक कि ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही नहीं छूते थे उनको या क्षत्रिय ही नहीं छूते थे या वैश्य नहीं छूते थे, वहाँ तक कि शूद्रों में भी कई कैटेगरी लोगों ने बट बाँट कर दी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने ही सारी चीज़ें करी, गलतियाँ करी हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक जाति अपने आप से मतलब अपने को उच्च समझती है। वो कहेंगे नहीं तो हमको नहीं, जैसे यादव वगैरह लोग हम देखते हैं, यादव भी नहीं छूने देते हैं, जो चमड़ा वगैरह काम करते हैं। मौर्य जी भी नहीं छूने, तो ऐसे क्या होता है कि सभी लोग अपने-अपने में इतना जातिवाद हो गया है। आपसे बता दूँ कि इतना जातिवाद फैल रहा है, जब से सोशल मीडिया चली है तब से और ज़्यादा जातिवाद होने लगी है। उससे पहले कम जातिवाद था, लेकिन सोशल मीडिया से और ज़्यादा हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, राजनीति के को लेकर के अब जातिवाद की रोटियाँ सेकी जा रही है। अब हर एक नागरिक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सारी बातों को जान जाता है और पहचान जाता है। पहले होता था कि भाई लोग जान ही नहीं पाते थे सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, सरकार क्या बोल रही, क्या नहीं बोल रही। तो अस्पृश्य दलितों की बात की जाए, तो दलितों को विभिन्न नियोगिताओं का सामना करना पड़ता था पहले, जिससे उनका जीवन नरकमय हो चुका था। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। वे जीवित रहते हुए मृतक के समान हैं, मतलब समान थे पहले। जहाँ सवर्ण दलितों से अपने को बचाते हैं, वहीं दलित भी परंपरागत विचारधारा के कारण से इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं उनसे किसी सवर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। इससे अस्पृश्य जातियाँ कही जाती हैं, जो कि एक प्रकार से मतलब जिनको अगर कुआँ पर पानी पीते थे पहले तो लोग उनको मतलब उनके लिए अलग से कुआँ की व्यवस्था करी जाती थी और उस कुएँ पर पानी नहीं पीते थे। मतलब इस तरीके की व्यवस्था थी। अब जाकर के सब 1900 मतलब जब से संविधान अपना लागू हुआ है, उसके कुछ दिनों तक बाद तक भी कुछ-कुछ एरिया में होता रहा है, लेकिन अब जाकर के सारी व्यवस्थित चीज़ें हो गई हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारी जातियाँ, सभी लोग एक प्रकार से अब कर्म के हिसाब से, वैसे कर्म के हिसाब से पहले भी थी, लेकिन कुछ लोग बीच में आकर के मतलब कि दिक्कतें पैदा कर दिए कि भाई ये धर्म से होता है, जो पैदा हुआ वही। देखिए, अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हैं, आप कर्म शूद्रो ऐसा करें तो आप शूद्र कहलाओगे। जन्म जाते शूद्रा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म के करने के बाद में वो अपने-अपने हिसाब से वो व्यक्ति हो जाता है। ठीक है? अभी आप अयोध्या में आप हमारे आएँ, अयोध्या मंदिरों में आप देखें, जितने भी जो पुजारी हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं। अधिकतर उनमें से आप देखेंगे लगभग 70% पुजारी जो होंगे, आपको अदर कास्ट के आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही पुजारी होते हैं। ना, 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 ऐसी भ्रम में मत रहिएगा। 90 मतलब 70% से जो ज़्यादा एक प्रकार से उसमें आप देखेंगे, अयोध्या में आप देखेंगे इधर-उधर, तो अलग-अलग जाति के लोग मिलेंगे उसमें, बाबा लोग, ठीक है? डॉक्टर डी.एन. मजूमदार कहते हैं कि अस्पृश्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोगिताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियोगिताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। डॉक्टर के एन शर्मा जी कहते हैं कि अस्पृश्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति या पवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, पवित्र होने के लिए फिर से स्नान करना पड़े। ठीक है, तो वो जातियाँ दलित जातियाँ कहलाती थीं। दलित आंदोलन क्या था भाई? दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध जो दलित लोग थे उन्होंने आंदोलन किया। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय, राष्ट्रीय और मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होते रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जैसे बड़े विचारक जो कि दलितों के प्रबल समर्थक, दलितों को हरिजन तक की उपाधि देने वाले हैं महात्मा गांधी जी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों की आवाज़ को उठाया। महात्मा गांधी से मतलब महात्मा गांधी को अंबेडकर से ज़्यादा लोग मानते थे। मतलब अंबेडकर की उस समय क्रेज उतनी नहीं थी जितनी आज है। महात्मा गांधी क्रेज उस समय बहुत ज़्यादा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में महात्मा गांधी एक बार कहते थे तो सारे दलित लोग या सारे लोग सब, चाहे हिंदू, मुसलमान, दलित, मतलब कोई भी जाति धर्म का लोग हो, कोई भी समुदाय का लोग हो, सब महात्मा गांधी की एकजुट होकर के बातों को मानते थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। तो गांधी जी एक प्रकार से मैं तो कहूँगा हरिजन के सबसे बड़े नेता थे गांधी जी। सबसे बड़े नेता थे गांधी जी। और उसके बाद में कोई नेता रहा तो अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी जो थे, उनके एक मित्र थे, उनका नाम था लोकमान्य तिलक जी के पुत्र थे। उनके बड़े अच्छे मित्र थे और बड़ा ज़बरदस्त मित्रता थी। और अभी ओझा जी हमारे यहीं के हैं, गोंडा के ही हैं ओझा जी। वो मतलब अवध ओझा जी बड़े अच्छे, बड़े टीचर, बहुत बड़े टीचर हैं वो। और आपको बता दूं कि उन्होंने ही ये बात बताई, वो हिस्ट्री के टीचर हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो बड़े अच्छे विश्लेषक हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं वो ओझा जी। तो उन्होंने इन पर चर्चा करी अम्बेडकर जी पर। बड़े अम्बेडकर जी के फ़ैन हैं वो, और मैं भी अम्बेडकर जी का फ़ैन रहा हूँ।
लेकिन मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ। गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, अंबेडकर जी को, ये सब मेरे लिए उतने आदर्श है। बी.एन. राव जी प्रारूप समिति के सलाहकार थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। तो इन्होंने दलितों की आवाज़ को उठाया। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे, लगातार काम कर रहे थे। ऐसा नहीं केवल अंबेडकर जी ने ही काम किया, बल्कि और तमाम प्रकार के नेता थे, उन लोगों ने भी समस्याओं पर प्रांतीय स्तर पर, छोटे स्तरों पर जो नेता थे अपने अपने स्तर के, उन सभी लोगों ने उन समस्याओं से डट करके सामना किया। दक्षिण में नाडारो आंदोलन चला इसी को लेकर के, दलित जातियों को लेकर के। पश्चिम में नामशूद्र आंदोलन चलाया गया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन चलाया गया। ये तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए जो दलित के, जो एक प्रकार से दलितों को लेकर के जो अत्याचार हो रहे थे दलितों पर, वो सभी आंदोलन, मतलब अत्याचारों के विरोध में तमाम प्रकार के आंदोलन, अपने अधिकारों की मांग की गई और ये आंदोलन सफल भी रहे काफ़ी हद तक। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महिला आंदोलन। 19वीं सदी के आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बना करके उनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किया है। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया। अनेक संगठनों में, जैसे ब्रह्म समाज ने महिला को लेकर के बड़ा काम किया, आर्य समाज ने बहुत काम किया, प्रार्थना सभा ने, एनी बेसेंट, नियत थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो ये सब एक प्रकार से ऐसी संस्थाएं हैं जिसने क्या किया, महिला आंदोलन को बढ़ावा दिया, महिला आंदोलनों का बड़ा समर्थन किया और इन सभी का सहयोग महिला आंदोलन में रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ भी आप देखते हैं तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन जो है स्वतंत्रता के बाद भी अपने देश में, भारत देश में महिलाओं की स्थिति को उच्च करने के लिए चलाए गए। तो तमाम प्रकार के, मतलब आप देखिएगा, भारत एक ऐसा देश है जो एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता है संवैधानिक तरीके से। तो आंदोलन होते रहे और आंदोलनों का निष्कर्ष भी निकला है, ठीक है, और लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, गलतियों को माना कि भाई हमसे गलती हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई। तो क्या हमारे पूर्वज लोगों ने जो गलती करी या जिन जिन लोगों से गलती हुई उसकी सजा आप पूरे के पूरे कम्युनिटी को देंगे? क्या नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई आंदोलन जो किए जाते हैं वो समाज में परिवर्तन करने के लिए ही किए जाते हैं और समाज में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो समझिए समाज में कोई दिक्कत है, समाज में गड़बड़ी है। और कोई समाज दुनिया का ऐसा नहीं जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो। और हर एक समाज में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो उच्च वर्ग रहा है वो निम्न वर्ग को दबाया जरूर है किसी न किसी तरीके से। ये तो आप देखेंगे सच्चाई रही है। आगे देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं, संरक्षित रह सकें। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण, ताकि पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे, पर्यावरण के मूल्य जो रहे, मतलब पर्यावरण की जो क्वालिटी रहे उसमें कमी ना आने पाए, ठीक है। इसके अंतर्गत उन नीतियों को, प्रथाओं में संशोधन की बात कही जाती है जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। पर्यावरणीय आंदोलनों में उत्तराखंड का जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन चलाया था। भागीरथी और टिहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो ये सब एक प्रकार से नदियों पर जब बांध बना दिए जाते हैं तो नदियों की जो एक प्रकार से क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बाढ़ और भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जहाँ एक तरफ बांध बनाने से बड़ा लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत हानि भी होती है प्रकृति को, ठीक है। जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जीव जंतु मर जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दलितों की धार्मिक नियोग्यताओं की व्याख्या कीजिए। पहली बात यह, दलितों की नियोग्यताएं, जो धार्मिक नियोग्यताएं थी, दलितों को अपवित्र माना गया है और उन पर कई नियोग्यताएं लाद दी गई हैं। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश पहले नहीं जाने देते थे मंदिर में। अब मंदिर वगैरह में चाहे जहां आप जाएं, किसी भी मंदिर में, जब से मुझे लगभग, मैं मतलब कि अब क्या बताऊं आपको, बता दूं, मंदिर में जाने से, प्रवेश करने से कुछ लोगों ने रोका होगा, बाकी मंदिर में प्रवेश से वर्जित नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपकी जाति नहीं पूछी जाती, आधार कार्ड लेकर के आपको, ये नहीं कि आपको रोका जाए। चाहे आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएं, चाहे अयोध्या मंदिर में आप जाएं, हनुमानगढ़ी पर जाएं, या आप
किसी भी मंदिर में जाएँ, भारत के किसी भी मंदिर में आप जाएँ, तो किसी प्रकार का कोई सर्टिफ़िकेट, कोई जाति प्रमाण पत्र या आप शुक्ला मिश्रा हो तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप एक प्रकार से गुप्ता हो, आप जो है सिंह हो या आप मौर्य हो, आप यादव हो या आप शुक्ला हो, मिश्रा हो, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे जो हो आप जाओ, धड़ल्ले के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो मंदिर में जाने से, प्रवेश से तो बिल्कुल रोका नहीं गया। कुछ हाँ, 1 आध 2 एरिया में कुछ हुआ दिक्कत, तो उसको लेकर के लोगों ने उस पर विरोध जताया, तो वो काम खत्म हुआ। तो लेकिन हुआ ये कि मंदिर में जाने से रोका ज़रूर गया। नदियों पर, घाटों पर पहले उसके उपयोग के लिए अलग से व्यवस्था करवाई जाती थी। तो फिर ये थोड़ा-सा दिक्कत लगती थी ना कि भाई कि क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो लोग भी वही इंसान हैं जो हम हैं, वही वो भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पर ऐसा क्यों किया जाए? ये गलत बात थी, बिल्कुल गलत बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पवित्र स्थानों पर आने-जाने, अपने ही घरों पर देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया और इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार, अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आज्ञा नहीं दी गई थी। वेद पढ़ने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। इस बात से मैं सहमत हूँ, चूँकि इसको मैंने देखा भी है। वेद पढ़ने का ब्राह्मण भी अधिकारी नहीं होता है, अगर वो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता है। अगर कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं धारण करता है, तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है, चूँकि यज्ञोपवीत जो होता है, माना जाता है, मान्यता है कि पवित्र कर्ता यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रथमक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। लेकिन अब आप ये करें कि दलितों को मंदिर में जाने से रोकें, गलत है, बिल्कुल गलत है। नदी घाटों पर जाने से रोकें, बिल्कुल गलत है। ये पहले किया गया, वो बिल्कुल निंदनीय था, बिल्कुल गलत था। और आज अगर कोई करता है तो ये मतलब इसके लिए कानून बना हुआ है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का अंत करता है। किसी प्रकार की कोई छुआछूत की बात होती है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचबिलिटी को खत्म करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। दलितों को आज ज़रूरत क्या है? शिक्षा की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों से वाकिफ़ होंगे और उतने ही डट करके सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हर एक वर्ग के लिए ज़रूरी है क्या कि वो आगे बढ़ें और पढ़ाई करें, शिक्षित हों तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। दूसरी बात, दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन, कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्राद्ध तथा यज्ञ कराने की आज्ञा नहीं दी गई। लेकिन ये कुछ मध्यकाल में आप देखते हैं ऐसी स्थिति आई थी और अब देखेंगे तो अब बढ़िया है। आपको मैं बता दूं कि मैं भी पंडित हूँ, मैं भी पंडिताई करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं पंडिताई नहीं करता हूँ। हमारे बहुत सारे जो है जजमान जो हैं वो दलित भी हैं। आज भी मैं पंडिताई करता हूँ, समय मिलता है। हमारे पिताजी चूँकि पुरोहिती ही करते हैं, तो हमारे घर का जो रवैया रहता है कि मैं किसी के यहाँ जाऊँगा तो अच्छा, हमारे पिताजी वगैरह हैं, तो वो अपना जब खाना बनाते तभी खाते हैं। चूँकि अगर खाना साफ़ कोई नहीं बनाता तो भगवान का भोग लगाते हैं, इसीलिए वो अपना बनाते तभी वो भगवान का भोग लगाते हैं। घर पर भी हमारे साफ़-सुथरा बनता है और जो किचन वगैरह में चप्पल-वप्पल पहनने की व्यवस्था होती है, चप्पल-वप्पल पहन करके आप बहिरे घर के बहिरे सब चप्पल-जूता निकल जाता है, अंदर नहीं जाता कुछ। तो ये उन लोगों की मान्यता है, वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं जिसके यहाँ जाता हूँ, आपको बता दूँ, अगर साफ़-सुथरा बनाएगा तो मैं खा लेता हूँ। अगर भाई दिक्कत है उसमें, आप मांस-मछली खाते हो उसी घर में, तो भाई इसीलिए बनाया गया था भोजन वगैरह का नियम कि आप मांस-मछली अगर खाते हैं, तो फिर उसके यहाँ पर नहीं खाते हैं लोग। और मैं भी अगर बताऊँ कि कोई मांस-मछली खाता है और मुझे अपने यहाँ पर इनवाइट करता है कि आओ खा लो, तो मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा सिद्धांत है। लेकिन आप मांस-मछली खाओगे, मैं उसको आपको रोकूँगा नहीं कि आप मत खाओ। मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि भाई जब शाकाहारी पदार्थ इतने उपलब्ध हैं तो आप क्यों खा रहे हो? लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो ये थीं, ये पहले के ज़माने में थीं। आज ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं और ज़रूरत भी थी इसकी समाप्त होने की। ये लगभग कई मतलब ये ब्राह्मण लोग अब सबके यहाँ पूजा करवाते हैं, सबके यहाँ श्राद्ध करवाते हैं, चाहे वो हरिजन हों, चाहे दलित हों, चाहे जो अस्पृश्य हों, सबके यहाँ पर जाते हैं, चाहे वो धोबी हों, चाहे वो एक प्रकार से हरिजन हों, सभी के यहाँ पर जाते हैं। भई इन लोगों के यहाँ पर कहते हैं लोग पानी नहीं पीते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं, हम लोग भी पानी पीते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं भई, ठीक है? लेकिन पहले जो था कुछ ऐसी सिचुएशन थी, पहले लोग ऐसा ही करते थे, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना जाता था और इसी कारण से इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? कहा नहीं कि मैंने बताया जन्म जाते शूद्रा, मतलब जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। उसका शुद्धिकरण कैसे होता है? जैसे वैश्यों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था करी गई, ठीक है? वैश्य में एक मतलब यज्ञोपवीत होता है। क्षत्रियों को यज्ञोपवीत भी होता है, जिससे वो शुद्ध होते हैं और पूजा पाठ करने के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा
ब्राह्मण को लोग भी, अगर ब्राह्मण यज्ञ पवीत नहीं धारण करता है तो उसको वेद छूने का अधिकारी नहीं, पुराण वगैरह को नहीं पढ़ सकता, मतलब कि ऐसे व्यवस्था करी गई है। तो उसको संस्कारों का उल्लेख उसको नहीं, मतलब हिंदुओं में शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 संस्कार बताए गए हैं। तो संस्कार जो होते थे, इनमें से अधिकांश को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं था। अधिकांश मतलब लगभग आप देखते हैं 16 संस्कार थे, इनमें से 8-10 संस्कार दलित लोग नहीं मतलब करते थे। बाकी कुछ संस्कार होते थे, कर्णभेद, चूड़ाकर्ण, मुंडन, ये सब संस्कार सभी में होता है। तो ये चीज़ें थी, तो इसी कारण से क्या हुआ, मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म जो बना है इसी कारण से बना है। क्लियर, ताकि वहाँ पर सभी धर्म समान भाव से रह सकें। और आज देखें हिंदू धर्म भी अपने आप को एकदम से लचीला बना रहा है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब कि सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें, साथ बढ़ें। ठीक है, आगे देखें, घरेलू हिंसा के प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। घरेलू हिंसा का स्वरूप प्रच्छन्न होता है। अधिकांश महिलाएं उसे तब तक पीछे छिपाती हैं जब तक उनकी सहन शक्ति की सीमा पार नहीं हो जाती है। तो घरेलू हिंसा जो होता है उसके प्रमुख स्वरूप होते हैं, जैसे कि अगर आप जो है दहेज को लेकर के अपनी पत्नी को मारते हैं, दहेज नहीं मिला आपकी पत्नी को, तो आपकी जो माता जी हैं अगर पतोह को अपने मारती हैं या हत्या कर देते हो आप दोनों लोग मिल करके अपनी पत्नी की, तो वो होती है घरेलू हिंसा। आप मारते हो अगर अपनी पत्नी को दहेज के को लेकर के, तो वो घरेलू हिंसा कही जाएगी। शारीरिक प्रताड़ना आप देते हो तो वो भी दिक्कत की बात है। भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार करते हो किसी के साथ, तो भी मतलब घर में अपने, तो वो भी एक प्रकार से लैंगिक अत्याचार है वो। ठीक है, इसके मतलब कि घरेलू हिंसा है। इसके अलावा नारी हत्या या भ्रूण हत्या करते हो तो भी एक प्रकार से गलत बात है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक प्रकार से क्या है भाई, घरेलू हिंसा होती है। तो घरेलू हिंसा बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और वैवाहिक और आर्थिक शोषण अगर आप किसी का करते हैं घर में ही, तो वो भी दिक्कत की बात है, वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। तो ये होती है घरेलू हिंसा के प्रमुख स्वरूप। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। घरेलू हिंसा का मतलब केवल आप अपनी पत्नी पर ही नहीं, घर के किसी भी लोग पर जो कि एक प्रकार से छोटे हों आपसे और उन पर अत्याचार आप करें, तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है तलाक या विवाह विच्छेद क्या है। तलाक या विवाह विच्छेद की अगर बात की जाए, तो इसकी अगर बात की जाए तो विवाह विच्छेद से अभिप्राय पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का सामाजिक और कानूनी रूप से समापन हो जाना होता है। मतलब कि पति पत्नी जो होते हैं विवाह करते हैं। अच्छा, हिंदुओं में क्या था, तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हिंदुओं में विवाह जो होता है एक संस्कार होता है, और विवाह जो होता है संस्कार के नाते ये 7 जन्म का रिश्ता होता है, जन्म जन्म का बंधन होता है। ठीक है, तो मैं गाना वाना आप सुने होंगे कभी कभी कि मैं सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार, एक गाना है नहीं कोई। तो ऐसे सातों जन्म इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज होता है कि भाई जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है शादी विवाह, ये वहीं से निर्धारित होकर क्या आता है कि इसके साथ आपका विवाह होना है। ठीक है, तो अब तलाक उसमें होना संभव ही नहीं, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि भाई कभी भंग हो जाए, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है तो कैसे भंग हो जाता है। तो इसीलिए हिंदुओं में विवाह विच्छेद की समस्या नहीं थी। लेकिन 1955 के बाद से आप देखते हैं ये समस्या भी हिंदुओं में भी आने लगी। इससे पहले मुसलमानों में थी, क्योंकि मुसलमानों में या ईसाइयों में जो तलाक की व्यवस्था है, ठीक है, डिवोर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो डिवोर्स देने की व्यवस्था जो है ये पाश्चात्य है, और मुस्लिम जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर ये व्यवस्था थी। क्योंकि उन मतलब मुस्लिमों में या ईसाइयों में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में विवाह होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक समझौता, तो समझौता कभी भी भंग हो सकता है। दो लोग आपस में समझौता करे थे कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, समझौता भंग हो गया, साइन खत्म, काम खत्म, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन जब क्या होता है शादी होती है रीति रिवाजों से, संस्कार होता है विवाह एक, तो फिर उसमें क्या होती है, लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई थोड़ी कमी लगी, इसमें संशोधन हुआ 1955 में, और हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर, तो विवाह विच्छेद से अभिप्राय क्या है कि पति पत्नी वैवाहिक संबंधों का सामाजिक और कानूनी रूप से समापन हो जाना। हिंदू समाज में पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का विवाह विच्छेद अधार्मिक माना जाता है। विवाह विच्छेद की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहली तो स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए, दूसरी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, तीसरी सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए। ये 3 कारणों से विवाह विच्छेद आवश्यक है। लेकिन विवाह विच्छेद आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ठीक है, कि आपस में मतलब क्या हो रहा है कि घर में अगर कोई तनिक भाई झगड़ा हुआ तो डर का माहौल बना रहता है कि भाई अभी तलाक ना दे दे हमको। ठीक है, लड़की ना दे दे, लड़का ना दे दे, तो अभी भी सिक्योर नहीं कि भाई विवाह आपने एक बार कर दिया। पहले के माता पिता सिक्योर हो जाते थे कि भाई अब आपको वहीं रहना है, आपका घर वही है, लड़कियों को बता देते थे, लड़कियां रहती थी वहां पर जा करके। लेकिन अब क्या है, अब भाई अगर लड़कियों पर अत्याचार करोगे तो लड़कियां कभी भी आपको छोड़ करके जा सकती हैं, और बिल्कुल सही बात है।
अगर आप किसी पर अत्याचार करेंगे, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे आपका लड़का हो, अगर आप अत्याचार करोगे तो फिर दिक्कत की बात है, गलत बात है। आप उचित तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाएँ, आप सोचें कि अगर मैं वो लड़की होता तो मैं कैसा सोचता? बस जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आप भी अच्छा करने लगेंगे और लड़कियों के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई वो अपने माता-पिता को छोड़ कर के आपके घर पे आई हैं, रहने के लिए आई हैं, तो आप सोचो कि अगर उनको प्रताड़ित करोगे आप, तो फिर कैसा लगेगा उनको? तो भाई आप सोचो, आप ही के बल पर आई हैं और ऐसा नहीं, लड़कियां जो आती हैं, बहुत सारी लोग आजकल की लड़कियों में भी कमियां आ रही हैं, क्योंकि वो लोग क्या करती हैं, मौके का गलत फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, लोगों का गलत फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, और उनके माता पिता को एक प्रकार से बोलती हैं, उनको झगड़ती लड़ती रहती हैं, तो फिर दिक्कत होती है कि भाई, तो लड़कियों के माता पिता को जो लड़के होते हैं वो जा करके पापा मम्मी कहते हैं, प्रणाम करते हैं, और लड़कों के माता पिता को जो लड़की आती है वो झगड़ा करती है, तो लड़कों को भी बुरा लगता है। तो इसीलिए माता-पिता की जितनी सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा खुश रहेगा आपका पति। तो इसीलिए ये सब परिवार में होना ज़रूरी है, ताकि सामाजिक विघटन ना हो। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक का उल्लेख करें। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण कारण क्या है? आर्थिक कारक। जब उत्पादन का कार्य हाथ से किया जाता था, तब सामाजिक संबंधों का स्वरूप सरल था, परंपरावादी था। इसके बाद जब उत्पादन कार्य मशीनों के द्वारा होने लगा, तब एक नए श्रमिक समाज का उदय हुआ, जो अपने शोषण के कारण से पूंजीपतियों से संघर्ष करने लगा। इससे सामाजिक ढांचे और सामाजिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन हुआ। आज किसी भी दूसरे कारक की अपेक्षा आर्थिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, आप देखिए पूंजीवाद मतलब समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी देश बहुत सारे बन गए। तो आप देखें ये सब क्या है, ये सब आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या तथा क्रांति, मतलब जनसंख्या तथा क्रांति से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या तथा क्रांति परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं, परिवर्तन के, ठीक है। कार्ली महोदय ने कहा कि जिस समय जनसंख्या में अधिक परिवर्तन होता है, उसी समय व्यक्तियों में मानसिक अस्थिरता भी सबसे अधिक होती है। यही अस्थिरता क्रांति और आर्थिक संकटों का कारण बनती है। जनसंख्या में वृद्धि तथा ह्रास से समाज के विभिन्न समूहों की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का ह्रास हो जाता है, यानी कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया में निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग में जाने से रोकने के जितने अधिक उपाय किए जाते हैं, उतनी ही क्रांति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इस सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने पर क्या होता है, सभी व्यक्ति आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि एक और लोगों में आंतरिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक संगठनों के प्रति इनके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियां क्रांति का कारण बन जाती हैं। तो एक प्रकार से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। क्रांति जो होती है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके होती है कि भाई क्रांति किस चीज़ को ध्यान में रख करके होती है भाई? क्रांति जो होती है वो एक प्रकार से जनसंख्यात्मक तरीके से होती, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो एक प्रकार से उत्पादन के साधनों की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उत्पादन के साधन कम होंगे तो जाहिर सी बात है क्रांति होगी। तो जनसंख्या, एक और आप देखते हैं जनसंख्या और क्रांति में क्या होता है, जनसंख्या और क्रांति परिवर्तन के एक दूसरे के पूरक हैं। यानी परिवर्तन जो होता है वो क्रांति और जनसंख्या, ये दोनों परिवर्तन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्रांति भी जाहिर सी बात है आएगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होने पर क्या होता है, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि आवश्यक सुविधाएं सभी को तो मिल नहीं सकती हैं। और यही कारण है कि एक और लोगों में आंतरिक तनाव उत्पन्न हो जाता है कि भाई जिनको मिल गया तो उनसे तनाव उत्पन्न हो गया, जिनको नहीं मिला तो दोनों में तनाव उत्पन्न होता है। जबकि दूसरी ओर राजनीतिक संगठनों के प्रति इनके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये लोग जो है केवल अमीर वर्गों को देखते हैं, गरीब वर्गों को नहीं देखते हैं। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियां क्रांति का कारण बन जाती हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना, समझा और परखा। राजनीतिक परिवर्तन के आर्थिक कारक ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो ये थे कुछ आज के जो है वीडियो के माध्यम से चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इन बातों को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से अगर मैं बताऊं तो आपको विकास पढ़ लीजिएगा, क्रांति पढ़ लीजिएगा, प्रगति पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक कारकों को पढ़ लीजिएगा। आप एक बार फिर से सामाजिक विलंबना को समझ लीजिए। सामाजिक विलंबना क्या होती है, सांस्कृतिक विलंबना,
ये मतलब 2 संस्कृतियाँ होती हैं। संस्कृति 2 प्रकार की होती है। आगमन महोदय कहते हैं कि संस्कृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या होती है? जैसे रेल, मोटर कार, टेलीफ़ोन, कुर्सी, मेज़, पुस्तक, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, माइक, ये सब जो होते हैं, ठीक है, वस्त्र आपके, ठीक है, शीशा, पल्ला, दरवाज़ा, जो कुछ भी होता है, सीनरी वगैरह, ये सब आपकी क्या होती है? संस्कृति की भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति आपकी क्या होती है? मानव की कला, दर्शन, सोचने-समझे की पद्धति, विचार, ये सब आपकी अभौतिक संस्कृति होती है। जब क्या हो कि संस्कृति का भौतिक या अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर क्या हो कि संस्कृति भौतिक संस्कृति में खूब बढ़ोतरी हो जाए और अभौतिक संस्कृति में बढ़ोतरी ना हो, ठीक है? इसमें परिवर्तन तीव्र हो जाए, ठीक है? ये ज़्यादा ऊँच मतलब बढ़ जाए और ये इसका विकास ना हो, तो क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना हो गई कि भई संस्कृति क्या हो गई? विलंब से आगे बढ़ रही है। एक संस्कृति की तो बढ़ गई और एक संस्कृति नहीं बढ़ रही है, यानी कि दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ता जाएगा वही सांस्कृतिक विलंबना होती है। किंतु एक ही हिस्से के पिछड़ जाने के कारण से सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। समाज में यही सामाजिक विलंबना कहलाती है, सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है, जो समाज मतलब कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जो अंतर होता है, इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो ये परिभाषा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप संस्कृतिकरण पढ़ लीजिएगा। संस्कृतिकरण क्या होता है? जो उच्च जातियाँ होती हैं, उन्हीं के क्रियाकलाप को, ठीक है, उन्हीं के रीति-रिवाज को, उन्हीं के कर्मकांड को, उन्हीं की विचारधारा को, उन्हीं की पद्धति को उच्च जातियों के, जब निम्न जाति के लोग जो है उन्हीं परंपरा को, उनकी कर्मकांड रीति-रिवाज को अपनाते हैं, तो वही चीज़ होती है संस्कृतिकरण, ये बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, इन चीज़ों को जान लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपका ये सोशियोलॉजी का बीए 3rd सेमेस्टर का ये क्लास आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। आपको बता दूँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अरे सामाजिक परिवर्तन होता क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में जो परिवर्तन होता है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। गिन्सबर्ग ने कहा, किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अथवा समाज की संरचना और कार्यों में होते हैं। तो इस तरीके के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से जाना, समझा और परखा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।